तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था, सेल ऑर्गन्स देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, गोल्गी बॉडी कैसी होती है, लाइसोसोम्स कैसे होते हैं। यहाँ पर गोल्गी बॉडी अपन ने देखा था। गोल्गी बॉडी जो है न्यूक्लियस के आसपास एक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। ये गोल्गी एपरेटस में से लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इनसे छोटी छोटी स्पेरिकल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिनको हम वेसिकल बोलते हैं, और कुछ लार्ज स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। गोल्गी बॉडी का फंक्शंस क्या है? इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में मदद करती हैं। और दूसरा फंक्शन होता है इट फॉर्म सिंपल शुगर, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन भी करती हैं, और प्लांट सेल्स की सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। तो गोल्गी बॉडी का ये मेन फंक्शंस होता है कि एक तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, एक कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल शुगर्स, और सेल वॉल का फॉर्मेशन। फिर एनिमल सेल्स के हम चारों ओर देखते हैं। यहाँ पर हमने एनिमल सेल देखा था, तो ये एनिमल सेल्स के चारों ओर हमने एक मेम्ब्रेन देखी थी जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिपिड और प्रोटीन से फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है? लिपिड और प्रोटीन से। कई जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर अलग अलग हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर 3 तरीके से होता है। इम्परमेबल मतलब ये अपने में से किसी पदार्थ को आने जाने नहीं देती, तो इसी मेम्ब्रेन का नेचर को हम बोलते हैं इम्परमेबल। दूसरा परमिएबल, जिसमें से पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। और तीसरा नेचर होता है सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कुछ विशेष स्पेशल आयंस को, जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनको ही अपने में से सेल्स के अंदर और बाहर पास ऑन देती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। इसी तरीके से सॉल्यूशन जो होते हैं, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। 3 टाइप के सॉल्यूशन है। कौन कौन से? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू द इनसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और सेल्स के अंदर कम हो, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से तीसरा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर और बाहर दोनों और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर समान है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सेल्स के अंदर क्या हो? लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो, और सेल के बाहर अधिक। तो इस तरीके के हम सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सॉल्यूशंस के डिपेंड पर ही, जैसे अपन देखते हैं कि अपन एक सीड लें और उसको यदि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट के सॉल्यूशन में, एक सॉल्ट लें और उसमें पानी में सॉल्ट को घोल लें, तो वो सॉल्ट की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम हो, तो ऐसा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। यदि हम एक सेल को इसके अंदर डाल देते हैं, तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और सेल कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसी सीड को अगर हम लेकर वाटर में डाल दें, तो सेल के अंदर वाटर कम है और सेल के बाहर वाटर हो जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल सीट के अंदर आ जाएंगे और सेल कैसा हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस कहलाती है। और जब सीट से पानी बाहर निकलता है तो उसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस को ही मिलाकर हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी तरीके से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इसका अपोजिट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू lower concentration, the movement of water molecule from higher concentration to
लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ अपन ने ये पूरा सेल्स का स्ट्रक्चर देखा। सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, और लाइफ की, जिसको अपन ने सेल के दोनों टाइप्स देखे, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये सारा देखा। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं, इनको देखा। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अपन ने सारे सेल के स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर ये चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये कंप्लीट होता है। अब अपन ने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं जो टेक्स्ट बुक्स में है और टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, ठीक है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैंने किया है, उन क्वेश्चंस को भी अपन समझ लेते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर सहित लिख दिए हैं, इनको आप कॉपी के अंदर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का है, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, सेल को किसने डिस्कवर्ड किया और कैसे। तो सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। द ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मतलब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब होता है पुराना माइक्रोस्कोप, प्राचीनतम माइक्रोस्कोप। आजकल जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो मॉडर्न होते हैं। तो उन्होंने कार्क की स्लाइस से उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्हें कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, और इन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ही उन्होंने कंपार्टमेंट कहा, जिनको आज हम सेल बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवर्ड की। फिर उसके बाद आता है वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तुमने देखा होगा सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल सभी व्यक्ति ऑल द वाइटल एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है। वाइटल एक्टिविटीज मतलब लिविंग एक्टिविटीज, जैसे रेस्पिरेशन होना, डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन होना। रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। नहीं, तो ये सारे परफॉर्म सेल करता है, इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फिर होता है कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश करती है और सेल से बाहर कैसे निकलती हैं, ठीक है। तो यह एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। जब सेल के बाहर, प्लांट सेल्स में हम देखते हैं कि जब हमारे बाहर के और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है और सेल के अंदर कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज होती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, जिसके कारण प्लांट फूड बनाते हैं। इसी तरीके से वाटर का होता है। तो डिफ्यूजन्स के थ्रू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर। फिर होता है ये वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती हैं उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती हैं और कुछ को नहीं आने देती हैं। तो यह इस तरीके से मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपकी बुक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखा है। तो इसका एक और क्वेश्चन बनता है फिल द गैप इन द फॉलोइंग टेबल्स इल्यूस्ट्रेटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव टाइप मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना हो, न्यूक्लियस डज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसे सेल को हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है 1 to 10 म्यू माइक्रोन होता है। 1 म्यू माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोन होता है। यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज साइज के होते हैं, 5 to 100 म्यू माइक्रोन के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड एज नोन एज न्यूक्लियाइड।
यानी यहाँ पर न्यूक्लियस डज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियड। ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड ना हो तब हम उसको न्यूक्लियड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, सराउंडेड होगा किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्रोमोसोम हेरिडेटरी मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होता है और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब किसको बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गन जो है बाउंडेड होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से, जो इसके अंदर नहीं पाए जाते, परंतु यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ब्लू ग्रीन अलगी हो सकती हैं, और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड द कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ऐसे कोई 2 सेल ऑर्गन्स बताओ जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल हो, तो वो कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड मतलब 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जो इससे प्लांट्स का कलर होता है, फ्रूट्स का कलर होता है, फ्लावर का कलर होता है, ठीक है। तो इनमें अपना देयर ओन जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉय ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। यदि कोई फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के कारण सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्टर्ब हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सेल्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सेलुलर लेवल पर, फिर ऑर्गन लेवल पर, फिर पॉपुलेशन लेवल पर, फिर इकोसिस्टम लेवल पर, उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो लिविंग सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टन बेसिक फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल अपने अंदर जो विशेष ऑर्गन्स होते हैं उनके कारण कुछ विशेष फंक्शन करता है। इफ दे आर डिस्ट्रॉय देन, अगर ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, और सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, विल डाई, और अंत में मर जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए हम सेल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्ट्रॉय नहीं होने देते सेल्स के, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो सेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गन्स है जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रहता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। इसको हम सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारी सेल्स की क्रियाओं को प्रॉपर रूप से चलाते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रूप से चलाते हैं। यदि ये सेल ऑर्गन्स को ही अगर हमको फूड नहीं मिले बहुत सारे दिनों तक, तो ये हमारे सेल ऑर्गन्स को ही डाइजेस्ट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाई वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है। हम प्रोटीन लेते तो हैं, चाहे ग्राउंडनट सीड से लें, चाहे मस्टर्ड सीड से लें, लेकिन ये सिंथेसाइज कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन सा ऑर्गन से ऐसा, तो वह होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम इज द साइट of protein synthesis inside the cell, so it is called protein factory of the cell। इसीलिए सेल को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम एक स्पेशल सेल ऑर्गन्स है। ये तो हुए सेल टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे इन कंटेंट क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, सेल्यूलोज से फॉर्म होती है प्लांट सेल में, परंतु एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके प्लेस पर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स हेक्सागोनल इन शेप में होता है या पॉलीगोनल इन शेप में होता है। एनिमल सेल जनरली ओवल इन शेप में होता है। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड मतलब क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
कलरलेस प्लास्टिड, कलर प्लास्टिड एंड ग्रीन प्लास्टिड जिसको हम बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। सिर्फ एक ही एनिमल ऐसा है यूग्लिना जिसके अंदर हमको प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स लार्ज होती हैं। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। द वॉल ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल्स की वॉल को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल्स में ये लार्ज होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट आर एब्सेंट होती है, या होती भी है तो बहुत स्मॉल होती हैं। फिर प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम होगा जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम सेंट्रोल बोलते हैं, जो अपन ने डायग्राम में पहले देखा है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज से फॉर्म होती है जो कार्बोहाइड्रेट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन से फॉर्म होती है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट वुड हैपन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स आर ब्रेक डाउन। यदि क्या होगा यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रप्चर हो जाए या ब्रेक हो जाए तो सेल का क्या होगा। तो सेल के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है वो सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। द सेल विल लूज इट्स नॉर्मल शेप, और सेल अपना आकार खो देगा यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वुड हैपन द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। यदि सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस ना हो, गोल्गी अपरेटस मतलब सेल ऑर्गन्स है जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। अगर गोल्गी अपरेटस नहीं हो तो हमारे सेल के अंदर जो पैकेजिंग है, डिस्पैचिंग है, मटेरियल का आदान प्रदान है और पैकिंग करना है, वह सब डिस्टर्ब हो जाएगा और टारगेट ऑर्गन्स तक हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं पहुंच पाएगा। The product of cell cannot be stored and modified later. प्रोडक्ट का स्टोर भी नहीं होगा और उनका मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा। दिस विल इफेक्ट द लाइसोसोम फॉर्मेशन, और जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे यदि गोल्गी बॉडी नहीं होती है तो ऐसे सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये मैंने बताया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर जो सेल ऑर्गन्स है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसी को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसको बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि इसके अंदर कई ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है, और वह एनर्जी ये अपने अंदर एक केमिकल्स के रूप में स्टोर करके रखता है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब भी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होगी इससे मिल जाएंगी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। फिर वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन एंड गेट सिंथेसाइज। हमारी सेल्स के अंदर लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है एसीआर में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एसीआर बोलते हैं जहाँ लिपिड का फॉर्मेशन होता है, और आरईआर जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज जो होगा वो राइबोसोम्स में होगा। कहाँ होगा? राइबोसोम में। और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, आरईआर पर। फिर आती है बात कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो दो सेल्स विच मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज बाय द सिंगल सेल। इसी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बात आती है कि एक ही सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म
फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा फूड ऑब्टेन करता है, देखो कि अमीबा इरेगुलर शेप में होता है, ठीक है। इसके अंदर ही आउटग्रोथ निकली हुई होती है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आसपास लिक्विड होता है न्यूक्लियस के, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये सूडोपोडिया एनलार्ज होते हैं और फूड को चारों ओर से इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे जैसे फूड इनगल्फ होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, किस फॉर्म में, फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में, और उसका फिर लाइसोसोम की मदद से डाइजेशन किया जाता है। इस तरीके से अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ होता है, ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। फिर आता है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यह भी डिफ्यूजन का ही एक टाइप्स है, ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना, या फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको याद रखना है। जैसे द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, ये प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया पुरकंजी ने। फिर ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, ऐसे सेल ऑर्गेन बताओ जो न्यूक्लियस के अलावा जिनमें डीएनए हो, तो वह कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसी तरीके से हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको याद रखना है, सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। विच सेल ऑर्गन्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो राइबोसोम, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। विच सेल ऑर्गन्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। Largest cells of human body is neuron या nerve cells. Which cell organs is called control room of the cell? कौन सा सेल ऑर्गन जो सारे सेल ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है, वह होता है न्यूक्लियस। इसी को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारा ब्रेन होता है, ऐसे ही सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। किचन ऑफ द सेल, सेल्स का किचन कौन है, कहाँ भोजन बनाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है किचन ऑफ द सेल। नेम द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन से प्लास्टिड हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो वह है क्लोरोप्लास्ट। फिर कुछ होते हैं फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बेसिक ऑफ लाइफ, ये आपका कंप्लीट होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर कर लें। मैंने क्वेश्चन भी समझा दिए हैं, लेसन भी समझा दिया है, उनके आंसर भी लिख दिए हैं। अब आप इसको कॉपी में उतार लें।